हेलो एवरीवन, मैं सौरभ दिल्लीवार आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग भारत का इतिहास पढ़ें। ठीक है। और भारत के इतिहास में अभी क्या पढ़े अपन? आधुनिक भारत पढ़े हैं। और आधुनिक भारत में अपना टॉपिक चल रहा है क्या? 1857 की क्रांति। इसके बारे में अपन पिछले क्लास में डिस्कस किए थे कि क्यों यह क्रांति हो रही, क्यों यह क्रांति हो रही है। हमने देखा है क्या? सामाजिककरण, धार्मिककरण, प्रशासनिककरण, आर्थिककरण। अभी क्या हो रहा है? जो कंपनी है, जो अंग्रेज है, वो भारतीयों का अत्यंत शोषण कर रहे हैं। हमने पढ़ा है स्थायी बंदोबस्त के बारे में, हमने पढ़ा है रैयतवाड़ी के बारे में, हमने पढ़ा है महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में, जिसके द्वारा किसानों से बहुत ज्यादा कर वसूल कर रहे हैं। कौन है? ये कंपनी जो है उनसे बहुत ज्यादा कर वसूल कर रही, टैक्स वसूल कर रही है। ठीक है। इस कारण क्या हो रहा है? जो किसान वर्ग है वो अब अत्यंत गरीब होते आ रहा है, अत्यंत गरीब होते आ रहा है। साथ ही हमने देखा है वेलाजली की सहायक संधि के बारे में, और देखा है क्या? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के बारे में, जिसके द्वारा उन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से भारतीय शासकों के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। ठीक है। मतलब क्या है? अब भारतीय शासकों में भी, भारतीय जो राजघराना है, जो राज परिवार है, शासक हैं, उनमें भी क्या है? असंतोष की भावना है। साथ ही हमने देखा है क्या? धार्मिक कारण भी देखा। ठीक है, कि कौन कौन से सुधार भारतीयों के लिए अंग्रेजों के द्वारा किए गए थे, लेकिन भारतीयों ने उसे क्या देखा है? अपने धर्म में हस्तक्षेप माना है। अभी क्या हो रहा है? उन सब के मन में, उन सब भारतीय मन में क्या है? बहुत ज्यादा गुस्सा है, बहुत ज्यादा गुस्सा है। अब क्या बन रहा है? धीरे वो फटाका बन जा रहे हैं, बारूद बन रहे हैं, बारूद बनते जा रहे हैं। ठीक है। उनके मन में क्या है? गुस्सा है। और जो गुस्सा है अब एक बारूद का रूप ले चुका है, और उस बारूद को चिंगारी देने वाली है एक घटना। उस बारूद को एक घटना है जो चिंगारी देने वाली है। अब देखते हैं उस घटना के बारे में। इसको हम लोग क्या बोले हैं? तात्कालिक करण बोले। क्या बोले हैं? तात्कालिक करण बोले हैं। ध्यान देना, अगर पूछा है 1857 की क्रांति के कारण के बारे में लिखने को, ठीक है, तो जो इससे पहले क्लास में लिखे है ना, प्रशासनिक कारण, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, सब ये सब आपको लिखना है, ये सब आपको लिखना है। और लास्ट में इंक्लूड करना क्या? तात्कालिक करण इंक्लूड करना। लास्ट में आपको तात्कालिक करण इंक्लूड करना है। लेकिन अगर पूछा है तात्कालिक करण, तो केवल और केवल यही घटना लिखोगे, यही घटना के बारे में लिखोगे जो बताने वाला हूं मैं। ठीक है। देखते हैं तात्कालिक करण क्या था। बात कब की है? दिसंबर 1856 की बात है। बात कब की है? दिसंबर 1856 की। लॉर्ड कैनिंग जो है भारतीय गवर्नर है, वो भारत है, भारतीय गवर्नर, ब्रिटिश गवर्नर जनरल है, जो कहां है? भारत आए हैं। और उनके समय में क्या हो रहा है? अभी आर्मी में रिफॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिफॉर्मेशन हो रहा है, बदलाव हो रहा है, कुछ चेंजेस हो रहे हैं। और उन चेंजेस में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या? ध्यान देना, 1856 से पहले, 1856 से पहले जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी है, उनके सैनिक जो बंदूक यूज कर, उसका नाम क्या है? ब्राउन बेस। 1856 के पहले जो सैनिक हैं वो ब्राउन बेस नाम के बंदूक का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन इनके समय दिसंबर 1856 में एक नया बंदूक मंगाया गया। कौन सा? न्यू एनफील्ड राइफल। न्यू एनफील्ड राइफल नाम का नया बंदूक मंगाया गया है। ध्यान देना। अब घटना क्या है? बात क्या है? इस जो नए बंदूक है, जो न्यू एनफील्ड राइफल है, उसमें जो कारतूस फिट होता है, उसमें जो कारतूस लगता है, उसे दांत से खोलना पड़ता है, दांत से काट कर खोलना पड़ता है। अब जो बंगाल है, जो बंगाल और रीजन है, वहां पर ये बात फैल गई, ये अफवाह फैल गई है कि जो न्यू एनफील्ड राइफल में कारतूस लगता है, जो कारतूस लगता है जिस दांत से काटकर खोलना पड़ता है, उसमें गाय एवं सुअर की चर्बी लगी हुई है। गाय एवं सुअर की चर्बी लगी हुई है कारतूस में, जो न्यू एनफील्ड राइफल में लगता है, जिसे दांत से काटकर खोलना पड़ता है। तो मतलब क्या है? अब भारतीय जो सैनिक है ना, जो मैक्सिमम क्या है? या तो हिंदू है या मुसलमान है। ठीक है। और अफवाह क्या फैली है कि इस राइफल में जो कारतूस है उसमें गाय एवं सुअर की चर्बी लगी हुई है। ध्यान देना, जो हिंदू धर्म है उसमें जो गाय है, जो गौ माता को एक पवित्र माता का स्थान दिया गया। साथ ही साथ जो इस्लाम धर्म है उसमें सुअर के मांस को हराम माना गया। मतलब क्या है? दोनों की धार्मिक, हिंदू और मुसलमान, दोनों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है इस न्यू एनफील्ड राइफल के द्वारा। ठीक है। उनको क्या लग रहा है कि अंग्रेजों ने उनका धर्म भ्रष्ट करने के लिए, जानबूझकर उनका धर्म भ्रष्ट करने के लिए एक नया बंदूक लॉन्च किया है। इसी कारण उनके मन में क्या है? अब असंतोष की भावना बाहर आ रही है, प्रकट हो रही है। अच्छा, अभी जब तो क्वेश्चन पूछता है कि न्यू एनफील्ड राइफल के बारे में पूछता है कि नया बंदूक कौन सा लाया गया, लेकिन हमारा पीएससी आजकल जज्बातों से खेल रहा है। इसका ना प्रीम पूछ सकता है, प्रीम पूछ सकता है क्या? न्यू एनफील्ड राइफल के पहले कौन सा बंदूक इस्तेमाल हो रहा था? ब्राउन बेस। कौन सा इस्तेमाल हो रहा था? ब्राउन बेस नाम का बंदूक इस्तेमाल में हो रहा था। ठीक है। अब
एक घटना होने वाली है, एक घटना होने वाली है प्रत्यक्ष रूप से। कोई भारतीय जेंटलमैन जी है, नाम क्या है, मंगल पांडे जी, नाम क्या है, मंगल पांडे जी, वो खुलकर अब विद्रोह करने वाले, इस बंदूक क्या, इस कारतूस का खुलकर विद्रोह करने वाले हैं। और उस घटना के बारे में अपन को पढ़ना है। ये तात्कालिक कारण के अंदर में ही, ये तात्कालिक कारण के अंदर में ही है, ठीक है। ठीक, बात कब की है, 29 मार्च की बात कब की है, 29 मार्च 1857 की बात है, ठीक है। स्थान कौन सा है, बैरकपुर छावनी, स्थान कौन सा है, बैरकपुर छावनी है। और इस छावनी में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक, इस बैरकपुर छावनी में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक है, नाम क्या है, मंगल पांडे जी, नाम क्या है, मंगल पांडे जी, जो इस बैरकपुर छावनी में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक है, जो इस बैरकपुर छावनी में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक है, नाम क्या है उनका, मंगल पांडे जी। इन्होंने चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करने से साफ इनकार कर दिया। मंगल पांडे जी ने चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करने से साफ इनकार कर दिया। जब साफ इनकार कर दिया तब जो इनके सीनियर्स हैं उन पर प्रेशराइज करें, उनको प्रेशराइज करेंगे कि आपको तो प्रयोग करना ही पड़ेगा। तब उन्होंने गुस्से में आकर अपने सीनियर लेफ्टिनेंट बाग एवं सार्जेंट ह्यूरसन की हत्या कर दी। मंगल पांडे जी ने अपने ही सीनियर लेफ्टिनेंट बाग एवं सार्जेंट ह्यूरसन की हत्या कर दिया। अब विद्रोह कर दिया, उन्होंने विद्रोह कर दिया, मंगल पांडे जी ने विद्रोह कर दिया, ठीक है। इनके बारे में मूवी बनी है, ठीक है, आमिर खान जी है उसमें, ठीक है। मंगल पांडे जी के ऊपर एक मूवी भी बनी है, ठीक है। इन्होंने विद्रोह कर दिया कि वो चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग नहीं करेंगे। जब उनको प्रेशराइज किया गया तब उन्होंने लेफ्टिनेंट बाग एवं सार्जेंट ह्यूरसन की हत्या कर दी है। ध्यान देना, ये जो बात है पूरे भारत में जंगल की आग की तरह यह बात फैल गई है कि एक व्यक्ति भारतीय है जिन्होंने गट्स दिखाया है, जिन्होंने पहली बार इनके खिलाफ में, इनके अगेंस्ट विद्रोह किया है। मतलब दबाव में नहीं आना है, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसका विद्रोह, उसके खिलाफ विद्रोह करना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए। ये सब जो बोलना चाहिए, ये बात जो है भारतीयों को समझ में आ रही है कि उनके अंदर कुछ गलत होता है तो उन्हें विद्रोह करना चाहिए। यह बात पूरे भारत में आग की तरह बात फैल गई है। मतलब क्या है, अनेक क्षेत्रों पर अब विद्रोह खुलकर सामने आ रहा है मंगल पांडे जी के जैसा विद्रोह अलग अलग क्षेत्रों में, कि अब सब सैनिक बोल रहे हैं क्या, अगर कुछ गलत करोगे तो सीधा निपटा देंगे। जैसे इन्होंने लेफ्टिनेंट बाग एवं सार्जेंट ह्यूरसन को निपटाया है, वैसे ही अपन भी निपटा देंगे। तो आप सोच समझ कर डिसीजन लीजिए। अब तानाशाही नहीं चलेगी। अब अंग्रेजों के, ध्यान देना, अंग्रेजों के लिए इज्जत पा गई बात अब इज्जत पा गई है कि एक अकेले सैनिक ने उनके 2 काबिल ऑफिसर्स की हत्या कर दी है। एक अकेले भारतीय सैनिक ने, जो एक बहुत ही नीचे पोस्ट पर है, उन्होंने लेफ्टिनेंट बाग एवं सार्जेंट ह्यूरसन की हत्या कर दी है। इसीलिए डर का माहौल बनाने के लिए जरूरी क्या है कि मंगल पांडे जी को तुरंत फांसी देना चाहिए, उनकी हत्या कर देना क्या है, अभी डर का माहौल बनाने के लिए बहुत जरूरी है। अंग्रेजों के दृष्टिकोण से बोल रहा हूं मैं, ठीक है, कि अगर मंगल पांडे जी को कुछ नहीं होता है तो क्या है, सभी भारतीय क्या हो गए, सेम विद्रोह करने के लिए आतुर हो जाएंगे। सबके मन में विद्रोह है पहले से ही, और जब ये घटना होगी तब उनके मन में क्या है, कॉन्फिडेंस आया है कि अपन भी कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम कर सकते हैं। इसी कारण जो भारतीय की भावना है, राष्ट्र प्रेम की जो भावना है, जो विद्रोह करने की भावना है, उसको दबाने के लिए अंग्रेजों ने तुरंत ही 8 अप्रैल को मंगल पांडे जी को फांसी दे दी है। घटना कब की थी, 29 मार्च की घटना थी, और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जी को फांसी की सजा दी गई है। उन्हें लग रहा है क्या कि जैसे इनको फांसी मिली है अब विद्रोह दब जाएगा, अब विद्रोह थम जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। अब भारतीयों का जो गुस्सा है वो फट कर बाहर आने वाला है, क्योंकि उनके साथी को फांसी की सजा दी गई है, वो भी बेवजह। इन्होंने तो केवल क्या किया था, इस कारतूस का प्रयोग करने से मना किया था। आपने प्रेशराइज किया था, उन्होंने हत्या की है, और साथ ही में आप उनको फांसी भी दे रहे हो। मतलब क्या, भारतीयों के साथ बहुत गलत हो रहा है। और अंग्रेज तैयार नहीं है क्या कि न्यू एनफील्ड राइफल को रिजेक्ट करने के लिए, वो तैयार ही नहीं। वो बोल रहे हैं क्या कि आपको ये जो बंदूक है इस्तेमाल करनी ही पड़ेगी। तब अब जो भारतीय हैं अब खुलकर विद्रोह करेंगे। और मंगल पांडे जी को जैसे ही फांसी हुई, अब भारतीयों में क्या है, भारी असंतोष फैल गया। जो भारतीय सैनिक है उनमें भारी असंतोष फैल गया है। 8 अप्रैल के बाद आते हैं सीधा कब, 24 अप्रैल को आते हैं। कब, 24 अप्रैल तक आते हैं।
स्थान कौन सा है? मेरठ। स्थान कौन सा है? मेरठ, जो कि उत्तर प्रदेश में है। कहां है? उत्तर प्रदेश में। यहां पर तीसरी कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिक है। यहां पर तीसरी कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिक हैं। ठीक है, इन्होंने भी बात कब किया? 24 अप्रैल की बात है। स्थान कौन सा है? मेरठ। यहां पर तीसरी कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिक हैं, उन्होंने चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। तीसरी घुड़सवारी सेना या फिर कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग से सीधे मना कर दिया और खुलेआम बगावत कर दी। उन्होंने खुलेआम बगावत कर दी है और जो भी अंग्रेज सैन्य दिख रहा है उस पर गोली चलाई। उन्होंने खुलेआम बगावत कर दी है और अपने ऑफिसर्स पर खुलेआम गोली चलाई। किसने? तीसरी कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों में। इतना बड़ा बात, ठीक है, एक बहुत बड़ी बात है। एक इंडियन सैनिक हैं, करीब 100 सैनिक है, 90-100 सैनिक हैं, उन्होंने खुलेआम बगावत किया। यहां पर केवल एक थे मंगल पांडे जी। यहां पर कितने सैनिक हैं? 90-100 सैनिक हैं। क्या बोल रहे हैं? हम चर्बी युक्त कारतूस प्रयोग नहीं करेंगे। जब उन्हें मनाने के लिए उनके ऑफिसर आए तब उन्होंने उन पर गोलियां चलाई हैं, उन पर गोलियां चलाई हैं। छोटी घटना नहीं है, ठीक है। यहां पर मंगल पांडे जी अकेले थे, यहां पर 90 से 100 सैनिक साथ में हैं और विद्रोह ने एक रूप ले लिया, एक छोटा रूप अब ले लिया है। जब 90 सैनिक मिलकर खुलकर विद्रोह कर रहे हैं अंग्रेजों के सामने, तब फिर से अंग्रेजों के ऊपर आगे इज्जत की बात आ गई है कि 90 से 100 सैनिक हैं, उनको गिरफ्तार करना है, उनको गिरफ्तार करना है और विद्रोह को कुचलना है। तब अंग्रेजों ने 9 मई को इन 85 सैनिकों को बर्खास्त कर दिया है। ठीक है, सब नहीं हुए, सब बर्खास्त नहीं हुए, केवल 85 सैनिक ही बर्खास्त हुए हैं, बाकी छूट गए हैं। लेकिन 85 सैनिकों को बर्खास्त किया गया, साथ ही साथ उन्हें बंदी बनाया गया। कौन है ये? तीसरी कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिक हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। ध्यान देना, मंगल पांडे जी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री सैनिक थे। ये जो साथी है कौन से हैं? तीसरी कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिक है। मतलब क्या है? जो अलग अलग सेना की टुकड़ी है, अलग अलग रेजिमेंट है, उन सब में क्या हो रहा है? धीरे धीरे विद्रोह की भावना आ रही है। यहां तो है ही, अब यहां भी आ गई है और अब जो आसपास की सैनिक टुकड़ी है उन सब में क्या हो रहा है? असंतोष की भावना आ रही है। तो मेरठ में ही एक और सैनिक टुकड़ी है। मेरठ में ही एक और सैनिक टुकड़ी कौन सी? 20वीं नेटिव इन्फेंट्री। कौन सी है? 20वीं नेटिव इन्फेंट्री की एक और सैनिक टुकड़ी कहां है? मेरठ में ही है। जब 85 सैनिकों को बर्खास्त कर बंदी बनाया गया है, तब 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने भी अगले दिन मतलब कब? 10 मई को विद्रोह करे। 10 मई को इन्होंने भी विद्रोह कर दिया है और गिरफ्तार हुए अपने साथी जो तीसरी कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिक हैं उन सबको आजाद करा लिया। 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। साथ ही साथ अंग्रेजों का जो ऑफिस है, कारागार है, वहां पर धावा बोलकर अपने सभी 85 सैनिकों को छुड़ा लिया है और क्या कर दिया? विद्रोह का बिगुल बजा दिया है, विद्रोह की घोषणा कर दी है। इन सब सैनिकों ने मिलकर अब विद्रोह की शुरुआत कर दी है। जो विद्रोही हैं अब यूपी से कहां चले गए हैं? दिल्ली। कहां जाएंगे? यूपी से दिल्ली जाएंगे। 11 मई को तो सभी विद्रोही कहां पहुंच गए हैं? दिल्ली पहुंच गए हैं और एक दिन के भीतर ही उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। जो दिल्ली में अंग्रेजी सैनिक हैं उन सबको हराकर उन्होंने अब दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इन विद्रोहियों ने अब दिल्ली पर कब्जा कर लिया। साथ ही साथ कहां गए हैं? मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर जी के पास गए हैं और बोला है क्या उनसे कि आप हमारे क्या हो? नेतृत्व करता हो, आप हमारे लीडर हो और आज से आप क्या हो? फिर से भारत के बादशाह हो। कौन बोल रहे हैं? ये सभी विद्रोही कहां पहुंच गए हैं? बहादुर शाह जफर जी के पहुंचे हैं। उन्हें अपना नेतृत्वकर्ता अर्थात भारत का बादशाह घोषित किया। बोला क्या कि हम आपके लीडरशिप में लड़ेंगे और यहां से अब क्या हो गया? दिल्ली पर विद्रोहियों का अधिकार हो गया। मतलब क्या है? क्रांति अब शुरू हो चुकी। कब हुई क्रांति? वहां से मेरठ से क्रांति शुरू हो चुकी है। कहां पहुंच चुका है? ये दिल्ली पहुंच चुका है। कहां पहुंच चुका है? दिल्ली, जहां पर बहादुर शाह जफर जो मुगल बादशाह हैं उन्हें अपना लीडर बनाया है विद्रोहियों ने। ध्यान देना, कुछ देर पहले अपन पढ़े इलाहाबाद की संधि। क्या पढ़े हैं? इलाहाबाद की संधि, जहां से जो मुगल बादशाह है अब क्या बन गया है? पेंशनर बन गया। जहां से शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह थे वो क्या बन गए हैं? अंग्रेजों के पेंशनर बन गए हैं। और उनके बाद के जो भी मुगल बादशाह हैं उनके पास क्या नहीं है? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है युद्ध लड़ने का, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है युद्ध लड़ने का, क्योंकि वो क्या है? अंग्रेजों के पेंशनर बन चुके हैं। मतलब क्या है?
बहादुर शाह जफर जी के पास कोई भी युद्ध का एक्सपीरियंस नहीं है। इसी कारण उन्होंने अपने अंडर में बख्त खां नाम के व्यक्ति को, बख्त खां जी हैं, इन्होंने अपना गवर्नर अपॉइंट किया है और इनडायरेक्टली जो बख्त खां जी हैं वही लीड करेंगे दिल्ली से, ठीक है। और उनके ऊपर कौन है? बहादुर जफर जी खुद है, जिनके पास कोई भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन क्योंकि ये मुगल बादशाह हैं इसलिए इनके नाम पर है, ठीक है। अगर पूछता है दिल्ली में इस क्रांति के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तब आंसर क्या आएगा? बहादुर शाह जफर जी आएगा। लेकिन अगर उनका नाम नहीं दिया हुआ तब क्या आएगा सर? बख्त खां है। क्या आंसर? बख्त खां, क्योंकि इनके पास कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है युद्ध करने का, इसी कारण इन्होंने अपने अंडर में बख्त खां जी को अपॉइंट किया था। अब जैसे ही दिल्ली की घटना हुई, पूरे भारत में अलग अलग क्षेत्रों पर लोगों ने विद्रोह करना आरंभ कर दिया है। जो भी सैनिक हैं जिनके हाथ ये घटना हुई है उनके मन में क्या आक्रोश है, उन्होंने भी अलग अलग क्षेत्रों में विद्रोह कर दिया है। जिनका भी क्षेत्र सहायक संधि के द्वारा या हड़प नीति के द्वारा छीना गया है उन सब ने विद्रोह कर दिया। अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग लोगों के द्वारा विद्रोह कर दिया गया है, जिसने ब्रिटिश शासन की जड़ें हिला दी है। अत्यंत डर चुके हैं जो विद्रोही हैं, उनके गुस्से को देखकर अंग्रेज क्या है? डर चुके हैं, उनकी जड़ें हिल गई हैं। लेकिन तभी जो कुछ भारतीय शासक हैं उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और तब अंग्रेजों को यह बात समझ में आई क्या कि भारतीयों के अगेंस्ट लड़ाकर ही इस विद्रोह का दमन किया जाता है, ठीक है। जहां पर कुछ सैनिक विद्रोह कर रहे हैं वहां पर कुछ भारतीय सैनिक अंग्रेजों की आर्मी में भर्ती हैं और वो अपने भारतीय साथियों के अगेंस्ट में लड़ाई करेंगे, ठीक है। एक तरफ जो भारतीय हैं वो खुद विद्रोह कर रहे हैं और दूसरे जो भारतीय हैं वो अंग्रेजों की ओर से युद्ध में पार्टिसिपेट करेंगे, इस विद्रोह के दमन में अपना योगदान देंगे। और इसी कॉन्फ्लिक्ट कारण साथ ही साथ जो कुछ शिक्षित भारतीय उन्होंने इस युद्ध से दूरी बनाए रखी है। इन सब कारणों की वजह से ये जो क्रांति होगी बाद में असफल हो जाएगी। लेकिन विद्रोह कहां पर हुआ है, ठीक है, विद्रोह कहां पर हुआ है और इसने कौन कौन से डर पैदा किया ब्रिटिश शासन के समक्ष, इन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये सब महत्वपूर्ण है और इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। अभी दिल्ली में लीड कौन कर रहे हैं? बहादुर शाह जफर जी लीड कर रहे हैं और बाद में हडसन एवं निकलसन नाम के दो सेनापति आएंगे जो बहादुर शाह जफर जी को कहां से गिरफ्तार करेंगे? हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार करेंगे और पुनः सितंबर 1857 में दिल्ली पर अंग्रेजों ने वापस कब्जा कर लिए। ऐसे ही धीरे धीरे जहां पर विद्रोह हुआ है उन सब क्षेत्रों पर धीरे धीरे अंग्रेज वापस कब्जा कर लेंगे और फिर से क्या हो जाएगा? पूरा भारत अब अंग्रेजों के अधीन में आ जाएगा। पूरा जो भारत है अब इनके अधीन में आ जाएगा। लेकिन पूरा अधीन करने के बावजूद उन्होंने कुछ चेंजेस किए, उन्होंने अपनी पॉलिसी में कुछ चेंजेस किए हैं, ठीक है। उसके बारे में पढ़ना है, साथ ही पढ़ना है कि किन किन क्षेत्रों पर विद्रोह हुआ है और कौन कौन लीड किया है। लीड करना पढ़ेंगे कि पतन कौन किया, ये भी अपन को पढ़ना है, ठीक है। पतन किसने किया है, मतलब दमन किसने किया है, ये भी अपन को पढ़ना है, ठीक है। पढ़ेंगे लास्ट में कि क्रांति की असफलता के पीछे कारण क्या था, ठीक है, यही पढ़ना है। और पढ़ना है क्या कि जो ये क्रांति है वो सुनियोजित थी या अनियोजित थी, मतलब प्री प्लान था क्या? ये जो क्रांति है क्या ये प्री प्लान था कि अचानक से हो गया? इसके बारे में पढ़ना है, क्योंकि इतिहासकारों में बहुत ज्यादा मतभेद है इस क्रांति को लेकर कि ये सुनियोजित था कि अनियोजित था। उसके बारे में पढ़ाऊंगा मैं, क्लियर है। अभी यहां तक याद रखना कि जो विद्रोही कहां पहुंच गए? दिल्ली पहुंच गया, उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया है, बहादुर शाह जफर जी को अपना नेतृत्वकर्ता घोषित किया है। अब देखते हैं किन किन क्षेत्रों पर किन किन लोगों ने विद्रोह किया, क्लियर है। देखते हैं उस बारे में। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से स्थानों पर किन किन लोगों ने विद्रोह किया है और उस विद्रोह का दमन या उस विद्रोह का अंत किसने किया है, किनके द्वारा उस विद्रोह समाप्त किया गया, इसके बारे में अपन देखने वाले हैं, ठीक है। पहले कहां पढ़ेंगे? दिल्ली। कहां पढ़ेंगे? दिल्ली में। कुछ देर पहले पढ़े क्या, जब विद्रोही मेरठ के विद्रोही कहां पहुंचे हैं? दिल्ली पहुंचे, दिल्ली पर कब्जा किया है। तब उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर जी को भारत का बादशाह घोषित किया। साथ ही साथ बोला क्या कि दिल्ली में आप ही लीड करोगे, आप ही हमें लीड करोगे। मतलब क्या है, दिल्ली में इस क्रांति के
नेतृत्वकर्ता कौन है? बहादुर शाह जफर जी। कौन है? बहादुर शाह जफर द्वितीय जी हैं। लेकिन मैं बोलता हूं क्या, उन्हें कोई भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, उन्हें युद्ध लड़ने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। इसी कारण उन्होंने अपने अंडर में बख्त खां जी को, किसको अपॉइंट किया है? बख्त खां जी को अपॉइंट किया था। बोलना चाह रहा हूं क्या, जो यहां पर अगर क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन पूछेगा कि यहां पर वास्तविक रूप से नेतृत्वकर्ता कौन था? बख्त खां जी थे। कौन थे? बख्त खां जी थे। जबकि प्रतीकात्मक रूप से बहादुर शाह जफर क्या थे? दिल्ली में इस क्रांति के नेतृत्वकर्ता थे, क्योंकि इनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। इसी कारण उन्होंने बख्त खां जी को अपॉइंट किया था। अब आते हैं पतन किसने या फिर विद्रोह का दमन किसने किया है? हडसन एवं निकलसन। हडसन एवं निकलसन नाम के दो सेनापति, दो सैनिक हैं, जिन्होंने इस दिल्ली वाले एरिया पर इस विद्रोह का पतन किया है। ध्यान देना, जो निकलसन है, निकलसन की मृत्यु हो जाएगी लड़ते हुए, विद्रोहियों से लड़ते हुए निकलसन की मृत्यु हो जाएगी। और बाद में जब बहादुर शाह जफर जी को लगेगा कि वो हार रहे हैं, तब वह अपने पुत्रों के साथ हुमायूं के मकबरे में छिप जाएंगे। जो बहादुर जफर जी हैं वो अपने पुत्रों के साथ हुमायूं के मकबरे में छिप जाएंगे। तब हडसन ने उन्हें गिरफ्तार किया है और बाद में उनके पुत्रों की हत्या कर दी है। हडसन ने बहादुर जफर जी के पुत्रों की हत्या कर दी है। साथ ही साथ इन्हें गिरफ्तार करके रंगून निर्वासित कर दिया है। इन्हें यहां से निर्वासित कर दिया। मतलब क्या है, अब मुगल डायनेस्टी है भारत से समाप्त होने वाली है। मुगल डायनेस्टी भारत से समाप्त होने वाली है, क्योंकि हडसन ने बहादुर शाह जफर जी को गिरफ्तार किया है, साथ ही साथ इनके पुत्रों की हत्या भी कर दी है। महत्वपूर्ण पॉइंट है कौन सा? हडसन एवं निकलसन ने इस विद्रोह का दमन किया था। निकलसन की मृत्यु हो गई है विद्रोहियों से लड़ते हुए, जबकि हडसन ने इन्हें गिरफ्तार किया। कहां से गिरफ्तार किया था? हुमायूं के मकबरे से। कहां से गिरफ्तार किया है? हुमायूं के मकबरे से उन्हें गिरफ्तार किया था हडसन ने। किसने किया था? हडसन ने उन्हें हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया था। देखते हैं, आते हैं अगले पॉइंट पर। लखनऊ, कहां आते हैं? लखनऊ में यहां पर बेगम हजरत महल जी ने विद्रोह किया है। ठीक है, इनके बारे में प्री में पूछ सकता है कि लखनऊ में पूछता भी है। ठीक है, लखनऊ में इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थी? बेगम हजरत महल थी। कौन थी? बेगम हजरत महल थी। इनका एक नाम और क्या है? महक परी। हम लोग क्या बोलते हैं? महक परी भी कहते हैं। किसको बोलते हैं? बेगम हजरत महल जी को बोलते हैं। और लखनऊ के विद्रोह का दमन किसने किया है? कैंपबेल ने किया। किसने किया है? कैंपबेल ने किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है क्या? कैंपबेल। अनेक जगहों पर इस कैंपबेल ने विद्रोह का दमन किया, यूपी वाले इलाके पर। ठीक है, देखेंगे उसके बारे में। अभी लखनऊ में जहां बेगम हजरत महल जी ने विद्रोह किया था, उसका दमन किसने किया है? कैंपबेल ने किया। किसने किया है? कैंपबेल ने किया। अब आते हैं यहां पर कानपुर पर। कहां आ रहे हैं? कानपुर पर। यहां पर नाना साहब जी ने विद्रोह प्रारंभ किया है। कौन है? नाना साहब जी, उन्होंने विद्रोह प्रारंभ किया है। लेकिन बाद में नाना साहब जी कहां चलेंगे? नेपाल। कहां चलेंगे? नेपाल चलेंगे। नाना साहब जी बाद में नेपाल चले जाएंगे। तब एक व्यक्ति है, नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम है? रामचंद्र पांडुरंग जी। उन्होंने विद्रोह करना आरंभ किया है। इनके जाने के पश्चात ठीक है, नाना साहब जी के सहयोगी नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग। और वही क्या कहलाएंगे बाद में? तात्या टोपे कहलाएंगे। वही बाद में तात्या टोपे कहलाएंगे। ध्यान देना, इनका वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग जी। और बाद में वही क्या बने हैं? तात्या टोपे बने हैं। नाना साहब जी चले गए, नेपाल चले गए। तब इन्होंने कानपुर वाले एरिया में विद्रोह की बागडोर संभाली। इन्होंने कानपुर वाले एरिया में विद्रोह की बागडोर संभाली है और ऐसे लड़े हैं, ऐसे बेहतरीन तरीके से लड़े हैं कि अंग्रेज कांप गए। इस कानपुर वाले एरिया में अंग्रेज कांप गए, हालत खराब हो गई उनका हालत खराब हो गया है। लेकिन उनके पास भी एक खतरनाक सेनापति, नाम क्या है? कैंपबेल। नाम क्या है? कैंपबेल है उनके पास। ठीक है, अभी कहां से आए? ये लखनऊ से आए हैं। लखनऊ में विद्रोह का दमन करके आए हैं, पतन करके आए हैं। मतलब क्या है? कॉन्फिडेंस हाई है। हाउ द जोश? भयंकर हाई। ठीक है, भयंकर हाई किसका? कैंपबेल का जोश जो है भयंकर हाई है। इसी कारण किसी तरीके से तात्या टोपे के विद्रोह का पतन कर देंगे। वो इस कानपुर वाले एरिया में इस विद्रोह का दमन कर देंगे, इस क्रांति का पतन कर देंगे कानपुर वाले एरिया में। लेकिन तात्या टोपे जी कैसे हैं? वो भी क्या है? अत्यंत उत्साही है। उनके मन में क्या है? देश प्रेम की भावना है। इसी कारण
कानपुर वाला एरिया छोड़ दिया, कानपुर वाला एरिया छोड़ दिया, लेकिन कहां गए हैं, ग्वालियर आ गए। कहां गए हैं, ग्वालियर। और ग्वालियर में फिर से विद्रोह आरंभ करें तात्या टोपे जी। अब ग्वालियर आकर फिर से विद्रोह स्टार्ट करेंगे ग्वालियर वाले रीजन में, ठीक है। कानपुर में हटा दिए, लेकिन मैं ग्वालियर में विद्रोह करूंगा, ग्वालियर वाले एरिया पर विद्रोह करूंगा, कह रहे हैं कौन, तात्या टोपे जी कह रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं यहां पर झांसी के बारे में। कहां आते हैं, झांसी आते हैं, सबको पता है, ठीक है। विद्रोह किसने किया है, रानी लक्ष्मीबाई जी ने। किसने किया है, रानी लक्ष्मीबाई जी ने किया है। और बहुत ही बहादुरी से लड़ी, बहुत ही बहादुरी से उन्होंने अंग्रेजों का सामना किया है, ठीक है। उनके अगेंस्ट में कौन है, ह्यूरोज नाम का सेनापति, ह्यूरोज नाम का सेनापति लक्ष्मीबाई जी के अगेंस्ट में है, ठीक है। बहुत ही बहादुर से लड़ी है, बहुत ही बहादुर से लड़ी है, लेकिन फिर भी इनका सामना नहीं कर पाई। इनके पास बहुत बड़ी आर्मी है, ठीक है। ह्यूरोज के पास बहुत बड़ी आर्मी, बहुत सारे सेनापति है, जबकि उनके कंपैरिजन में लक्ष्मीबाई जी के पास बहुत कम आर्मी है, बहुत ही कम आर्मी है। साथ ही साथ उनके पास छोटा बच्चा भी यहाँ पर, ठीक है, छोटा बच्चा भी इनके साथ में है। और बहुत बहादुरी से लड़ने के पश्चात भी ह्यूरोज की सेना का सामना लक्ष्मीबाई जी नहीं कर पाएगी। तब क्या किया उन्होंने, झांसी छोड़ दिया, उन्होंने झांसी छोड़ दिया है। और झांसी वाले एरिया से निकलकर कहां गई है, ग्वालियर गई। ग्वालियर में भी वो विद्रोह करना चाह रही। हालांकि झांसी में अभी क्या हो गया, परिस्थिति को भांपकर, ठीक है, परिस्थिति को भांपकर कि इनके पास एक बहुत बड़ी आर्मी है, इसीलिए ह्यूरोज को झांसी में हराना पॉसिबल नहीं है, ह्यूरोज को झांसी में हराना पॉसिबल नहीं है। ये बात जानकर लक्ष्मीबाई जी कहां गई है, अभी ग्वालियर आ गई। कहां गई है, ग्वालियर आ गई। ग्वालियर में कौन है, अभी तात्या टोपे जी है ना। प्लान क्या कर रहे हैं कि दोनों मिलकर ह्यूरोज को पराजित कर देंगे। इसी कारण झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी कहां गई, अब ग्वालियर आ गई, ताकि ये दोनों मिलकर ह्यूरोज को पराजित कर दे। अब जो झांसी का इलाका है वो ह्यूरोज के अंडर में आ गया है, क्योंकि ह्यूरोज जो सेनापति है अंग्रेजों का, उसने अब झांसी वाले एरिया पर कब्जा कर लिया है। लक्ष्मीबाई जी कहां गई है, अभी ग्वालियर आ गई है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ सकता है, लक्ष्मीबाई जी का जन्म कहां हुआ था, वाराणसी। ध्यान देना, झांसी नहीं है आंसर, ठीक है। झांसी में उनका शादी हुआ भाई, जन्म नहीं हुआ। जन्म कहां हुआ है, वाराणसी में। वाराणसी में लक्ष्मीबाई जी का जन्म हुआ था, जबकि मृत्यु कहां होगी, ग्वालियर में। कहां होगी मृत्यु, ग्वालियर में होगी, ठीक है, याद रखना आप लोग। वाराणसी में जन्म हुआ है, जबकि मृत्यु कहां होगी, ग्वालियर में होगी। अभी झांसी का एरिया जहां पर इन्होंने लक्ष्मीबाई जी ने विद्रोह किया था, अब अंग्रेजों के अधीन में आ गया है। ह्यूरोज नाम के सेनापति उन्होंने इस विद्रोह का दमन किया है। अब आते हैं यहां पर ग्वालियर में। कहां पर आते हैं, ग्वालियर में। कौन है यहां पर, तात्या टोपे जी हैं, जिन्होंने नाना साहब के अंडर में कानपुर में विद्रोह किया था। लेकिन बाद में कैंपबेल आ गया। जब कैंपबेल ने आया है, तब तात्या टोपे जी कहां गए हैं, ग्वालियर आ गया। साथ में क्या कौन है, लक्ष्मीबाई जी है, जो झांसी से आई है, वो कहां गई है, अब ग्वालियर में आ गई है। अब दोनों मिलकर ह्यूरोज की सेना का सामना करेंगे। कौन, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी और तात्या टोपे जी। लेकिन ध्यान देना, लड़ते हुए अचानक से झांसी की रानी जी घायल, लक्ष्मीबाई जी घायल हो गई है, वो घायल हो चुकी है। और अंत में ह्यूरोज ने क्या कर दिया, ह्यूरोज सेना ने उनकी हत्या कर दी। लक्ष्मीबाई जी शहीद हो गई है। उनकी मृत्यु पर, ठीक है, लक्ष्मीबाई जी की मृत्यु पर ह्यूरोज ने एक टिप्पणी की थी, कही थी क्या, यहां पर जितने भी लाश पड़े हैं, उसमें सोई हुई ये औरत इकलौती मर्द है, ऐसा ह्यूरोज ने कहा था लक्ष्मीबाई जी के वीरता के संबंध में। यहां पर जितनी लाशें बिछी हुई हैं, उसमें ये सोई हुई औरत इकलौती मर्द है, ऐसा किसने कहा था, ह्यूरोज ने कहा था रानी लक्ष्मीबाई जी की बहादुरी का बखान करते हुए कि इतनी बहादुरी से लक्ष्मीबाई जी ने इनकी सेना का सामना किया है। ह्यूरोज भी उनकी, जो बोलना चाहिए, पराक्रम को देखकर क्या है, हैरान है, परेशान है कि एक औरत होते हुए, एक महिला होते हुए उन्होंने इतनी बहादुरी से उनका सामना किया। ठीक है, लक्ष्मीबाई जी की मृत्यु हो चुकी है। अब बच्चे कौन है, तात्या टोपे जी। ये बहुत ही बहादुरी से लड़ रहे हैं। ध्यान देना, ग्वालियर वाले एरिया में मतलब कौन है यहाँ पर, सिंधिया। कौन है यहाँ पर, सिंधिया है। और सिंधिया अंग्रेजों की तरफ है, सिंधिया अभी अंग्रेजों की तरफ है। और ग्वालियर क्या है, सिंधिया का गढ़ है। ग्वालियर क्या है, सिंधिया का गढ़ है पुराने जमाने से ही। और जो सिंधिया है उन्होंने मना कर, सीधे तौर पर मना कर दिया गया कि वो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, अब क्या है, ध्यान देना, जो जनता है
ग्वालियर की जनता है, आइडियली होना चाहिए कि राज परिवार के लोग क्या है, राज परिवार के भक्त हैं, तो होना यह चाहिए कि ग्वालियर की जनता इन्होंने विद्रोह करने से या फिर विद्रोह में भाग लेने से मना कर देना चाहिए, आइडियली ये होना चाहिए। लेकिन तात्या टोपे जी का प्रभाव इतना बेहतरीन है, इतना अलग इंपैक्ट बनाते हैं कि सिंधिया के मना करने के बावजूद एक बहुत बड़ी संख्या में अब ग्वालियर की जनता तात्या टोपे जी के साथ हो गई है और सबने मिलकर ग्वालियर वाले क्षेत्र में भी विद्रोह किया है। बताओ, तो ग्वालियर के राजा हैं, उनकी बात को अनसुना करके तात्या टोपे जी के बातों में आकर, ठीक है, इनका नाम क्या था वास्तविक, रामचंद्र पांडुरंग जी, इतने बेहतरीन तरीके एक्सप्लेन करते हैं, इतना मोटिवेट करते हैं कि जो जनता है उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हो रही है और सबने तात्या टोपे जी का साथ दिया और वो अब जीत रहे हैं, लगभग जीत सकते हैं। लेकिन तभी उनके ही एक परम मित्र, उनके ही एक दोस्त, नाम क्या है, मान सिंह ने उनके साथ विश्वासघात कर दिया। उनके ही दोस्त मान सिंह ने उनके साथ विश्वासघात किया है और एक खबरी हीरोज के लिए एक खबरी का काम किया किसने, मान सिंह ने, जिस कारण से तात्या टोपे जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और बाद में इनको फांसी दे दी जाएगी। किसने किया है, ये मान सिंह जी जो उनके दोस्त हैं, उन्होंने उनके साथ विश्वासघात किया, जिसके कारण हीरोज कामयाब रहा है इनको गिरफ्तार करने में, बाद में इनको फांसी दे दी जाएगी। ठीक है, मतलब क्या है, ग्वालियर वाले रीजन में भी अब विद्रोह का पतन हो चुका है। आते हैं यहां पर बिहार में, यहां पर जितने भी क्वेश्चन है ये सब प्री के लिए, इस वाले कॉलम में जितने भी हैं वो प्री के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पूछेगा क्या कि किन्होंने विद्रोह किया और किन्होंने इस विद्रोह का पतन किया, इतना ही पूछेगा। बिहार वाले एरिया में, बिहार में इलाका कौन सा, जगदीशपुर, वहां पर कुंवर सिंह नाम के व्यक्ति ने, कुंवर सिंह जी हैं, उन्होंने विद्रोह किया है। दमन किसने किया है, विंसेंट आयर एवं विलियम टेलर ने। किसने किया है, विंसेंट आयर एवं विलियम टेलर ने इस विद्रोह का पतन किया। बिहार के जगदीशपुर इलाके में कुंवर सिंह ने विद्रोह किया है, जबकि विंसेंट आयर एवं विलियम टेलर ने उस विद्रोह का दमन किया, पतन किया है। ठीक है, अब आते हैं कहां पर, फैजाबाद में। कहते हैं फैजाबाद में, जहां पर मौलवी अहमदुल्ला जी ने विद्रोह किया है। किसने किया है, मौलवी अहमदुल्ला जी ने। ध्यान देना, अंग्रेज जो हैं इन्हें अपना कट्टर दुश्मन मानते हैं, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों को नाको चने चबवाए हैं। इस फैजाबाद वाले इलाके में मौलवी अहमदुल्ला जी ने, ठीक है, इन्होंने फतवा भी जारी किया, इन्होंने अंग्रेजों के अगेंस्ट में फतवा भी जारी कर दिया था। मतलब क्या है, जो मुस्लिम जनता है वो पूरे इनके अगेंस्ट में, इसके अंग्रेजों के अगेंस्ट में, और उन्होंने बढ़ चढ़कर इस युद्ध में या इस क्रांति में पार्टिसिपेट किया है, जिसका पतन करने में अंग्रेजों के पसीने छूट गए। इसी कारण मौलवी अहमदुल्ला जी को अंग्रेज जो है अपना कट्टर दुश्मन मानते थे। लेकिन फिर भी आ गया कौन, कैंपबेल आ गया। कौन आ गया है, कैंपबेल। कहां पर जीता है, लखनऊ में जीता है, साथ जीता है कानपुर में। मतलब क्या है, उसका जोश हाई है। इसी कारण यूपी का इलाका कौन सा है, फैजाबाद। वहां पर आकर भी कैंपबेल ने इस विद्रोह का या इस क्रांति का पतन कर दिया है फैजाबाद वाले इलाके पर। किसने किया है, कैंपबेल ने किया है। आपको याद करना है, देखना, लखनऊ, कानपुर और फैजाबाद किसने किया है, कैंपबेल ने किया। किसने किया है, लखनऊ, कानपुर और फैजाबाद के इलाके पर कैंपबेल ने विद्रोह का दमन किया। जबकि झांसी एवं ग्वालियर में कौन किया है, ह्यूरोज। झांसी एवं ग्वालियर के इलाकों पर ह्यूरोज ने किया। किसने किया है, ह्यूरोज ने विद्रोह का दमन किया है। ठीक है, दिल्ली पर पता क्या, दिल्ली में हडसन एवं निकलसन ने किया था। निकलसन के बाद में मृत्यु हो जाएगी, जबकि हडसन ने बहादुर शाह जफर जी को गिरफ्तार किया था। ठीक है, याद होगा कि नहीं। ठीक है, आते हैं यहां पर इलाहाबाद में। कहा है, इलाहाबाद वाले इलाके पर। इलाहाबाद भी कहा है, ये भी उत्तर प्रदेश में, ये भी कहा है उत्तर प्रदेश में है, जहां पर लियाकत अली जी ने विद्रोह किया था। और इस विद्रोह का पतन किसने किया है, कर्नल नील ने। किसने किया है, कर्नल नील ने इस विद्रोह का दमन किया है। किसने किया है, कर्नल नील ने। अब आते हैं यहां पर बरेली पर। कहां आते हैं, बरेली पर, जहां पर खान बहादुर खान जी ने विद्रोह आरंभ किया था। जबकि कैंपबेल ने, फिर से आ गया भाई साहब, ठीक है, कैंपबेल ने इस विद्रोह का पतन कहां किया है, बरेली में भी इस कैंपबेल ने विद्रोह का दमन किया है।
अब कहाँ आते हैं असम में, कहाँ आते हैं असम में, जहां पर मणिराम दत्त जी, जहां पर मणिराम दत्त जी ने, मणिराम दत्त जी ने विद्रोह किया था, जबकि वहां की स्थानीय सेना ने, वहां की स्थानीय सेना जो लोकल आर्मी है उसी ने इस विद्रोह का पतन कर दिया है। ठीक है, इस स्थानीय सेना ने भी इस असम वाले इलाकों में क्या कर दिया, विद्रोह का पतन कर दिया। अंत में कहा है मेरठ, अंत में कौन सा है, मेरठ, जहां पर कदम सिंह जी ने विद्रोह किया था और वहां पर भी स्थानीय सेना के द्वारा यह विद्रोह खत्म किया, यह विद्रोह खत्म कर दी गई। यह महत्वपूर्ण स्थान है, यह महत्वपूर्ण स्थान है जहां पर विद्रोह जो है बहुत ही अधिक रूप में, बहुत ही बोलना चाहिए ज्यादा, विद्रोह का स्वरूप कैसा भड़कीला था, बहुत ही एग्रेसिव थे लोग। ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके अलावा भी बहुत सारे एरिया हैं जहां पर यह विद्रोह हुआ था, लेकिन सबके बारे में पढ़ना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में हुआ था ना, लेकिन सबके बारे में नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे एरिया में हुआ था, लेकिन मेनली जो उत्तर प्रदेश का है, मेनली जो क्या है उत्तर प्रदेश का इलाका है, उत्तर भारत का इलाका है, वहां पर ही यह विद्रोह एग्रेसिव रूप में देखा गया था। इसी कारण इन सब क्षेत्रों का महत्वपूर्ण स्थान है। इस क्रांति के बारे में जब भी पढ़ते हैं तब इन सब क्षेत्रों का एक महत्वपूर्ण स्थान है और क्वेश्चन यहीं से पूछता है, इतिहास में क्वेश्चन यहीं से पूछेगा। इस कारण ये जो पॉइंट है ये मैं लिखाया हूं, ये सब आपको याद करना है, ये सब आपको याद करना है। अब जब सभी इलाकों में अंग्रेजों ने पतन कर दिया है, इस विद्रोह का दमन कर दिया है, तब एक कंक्लूजन निकालते हैं कि आखिर ये विद्रोह असफल क्यों हुआ, यह विद्रोह असफल क्यों हुआ। देखते हैं इसके बारे में, ये विद्रोह असफल क्यों हुआ, असफलता के कारण देखते हैं। देखते हैं इस 1857 की क्रांति के असफलता के कारण क्यों यह क्रांति असफल हुई। ठीक है, एक बहुत बड़ा स्वरूप लेने के बावजूद यह क्रांति असफल क्यों हो गई, देखते हैं, उस बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, इस विद्रोह का सीमित स्वरूप। क्या कारण, पहला इस विद्रोह का सीमित स्वरूप होना। ध्यान देना, जो उत्तर भारत का एरिया, जो भारत में उत्तर भारत का इलाका है, केवल और केवल उधर ही यह विद्रोह फैला। दक्षिण भारत के क्षेत्रों तक यह विद्रोह उतने अच्छे तरीके से पहुंच नहीं पाया। मध्य भारत या फिर दक्षिण भारत के हिस्सों में उतने एग्रेसिव वे में यह विद्रोह पहुंच नहीं पाया है। ठीक है, अगर सभी क्षेत्रों में यह विद्रोह होता तो अंग्रेजों के पास मौका ही था, उनके पास मौका ही नहीं बनता क्या कि वो दक्षिण भारत से अपनी सेना उत्तर भारत में विद्रोह के पतन के लिए भेजे और तुरंत ही उन्हें भारत छोड़कर जाना पड़ता। लेकिन क्योंकि दक्षिण के इलाके और मध्य भारत के इलाकों में उतने एग्रेसिव वे में यह आंदोलन पहुंच नहीं पाया है, इसी कारण क्या बोला गया है, यह इस विद्रोह की असफलता का कारण था। क्योंकि जो एग्रेसिवनेस यूपी और बिहार वाले इलाकों में देखा गया था, वैसा एग्रेसिव आंदोलन नीचे नहीं हो पा रहा, और यही क्या है, जिस विद्रोह की असफलता का पहला कारण बताया गया है। साथ ही साथ क्या बोला गया है, जो छोटे वर्ग के लोग हैं, ठीक है, जो किसान है, सैनिक है, ये सब तो विद्रोह में शामिल हो गए, लेकिन जो बुद्धिजीवी वर्ग है उन्होंने इस आंदोलन से दूरी बना के रखी है। मतलब क्या है, आंदोलन सभी वर्गों को अपनी ओर आकृष्ट करने में असफल रहा है। इसी को बोला क्या, विद्रोह का सीमित स्वरूप। क्या बोला गया, विद्रोह का सीमित स्वरूप होना ही इस विद्रोह की असफलता का पहला कारण बना है। देखते हैं अब दूसरा, कुशल नेतृत्व का अभाव। सेकंड पॉइंट क्या है, कुशल नेतृत्व का अभाव। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, एक जो अंग्रेजी इतिहासकार है वो खुद बोलते हैं क्या कि अगर इस युद्ध में योग्य नेतृत्व करता होता तो निश्चित रूप से अंग्रेजों की, मतलब हमारी हार होती, ऐसा वो बोलते हैं। कौन बोलते हैं, अंग्रेज इतिहासकार बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं वो, अगर इस युद्ध में योग्य नेतृत्व करता होता तो निश्चित रूप से अंग्रेजों की हार होती, ये बोलते हैं खुद कौन, अंग्रेज इतिहासकार बोलते हैं। ध्यान देना, अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग लोगों ने अपने अपने स्वार्थ के लिए, अपने क्षेत्रों के अपने स्वार्थ के लिए विद्रोह किया है। ठीक है, उनका कोई भी एक सेंट्रलाइज लीडर नहीं है, कोई भी उनका लीडर नहीं है, और जिस कारण वो सब बिखरे हुए हैं। एक गवर्निंग बॉडी नहीं, उन सबको कंट्रोल करने के लिए एक गवर्निंग बॉडी का अभाव है, जिस कारण जो है विद्रोह अलग अलग बिखरा हुआ है। उनको कोई भी एक सर्टेन पाथ नहीं मिल पाया जो विद्रोह का संचालन सही तरीके से कर सके। इसी कारण विद्रोह बिखरा हुआ है, और बोला है क्या, इस युद्ध में योग्य नेतृत्व का अभाव है। अगर इस युद्ध में एक प्रॉपर चैनल के माध्यम से
योग्य नेतृत्व करता होता तो निश्चित रूप से अंग्रेजों की हार होती, उन्हें भारत छोड़कर जाना पड़ता। कब? 1857 में ही, 1857 में ही उन्हें भारत छोड़कर जाना पड़ता। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि यहां पर योग्य नेतृत्व का अभाव है, इस कारण यह विद्रोह असफल हुआ है। ये इसका दूसरा कारण माना, ये इसका दूसरा कारण माना गया। देखते हैं अगला, योजना का अभाव। थर्ड क्या है? योजना का अभाव है। ध्यान देना, जब दिल्ली पर आक्रमण किए, दिल्ली को कब्जा कर लिया है, उसके बाद भी कब्जा करने के बाद अब उसकी रक्षा कैसे करनी है, अंग्रेजों को कैसे यहां पर आने नहीं देना है, उस चीज का अभाव है। मतलब कोई क्षेत्र अगर जीत भी ले रहे हैं तो उसकी रक्षा कैसे करनी है, अंग्रेजों को वहां से कैसे दूर रखना है, इस बात की प्लानिंग का भी अभाव है। युद्ध तो कर रहे हैं, युद्ध कैसे युद्ध करना है, कैसे अंग्रेजों को बीट करना है, कहां पर उनका वीक पॉइंट है, इस बारे में कोई बात नहीं हो रही, कोई भी बात नहीं हो रही। केवल उनके मन में क्या है, गुस्सा है, और गुस्से के कारण युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन एक प्रॉपर योजना का अभाव है इस युद्ध में। ठीक है, अगर कानपुर में जीत रहे हैं तो मेरठ कैसे करना है, आसपास क्षेत्रों पर कैसे घेरना है, इसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं हो रही है। एक योजना क्या है, अभाव। इस योजना का अभाव है इस आंदोलन में, जो इसकी सफलता का इसकी असफलता का एक और कारण माना गया है। ठीक है, अगला देखते हैं, भारतीय शासकों ने अगला कौन सा है, शिक्षित वर्ग की आंदोलन से दूरी। शिक्षित वर्ग ने इस आंदोलन से दूरी बना के रखी। उन्हें क्या लग रहा है, उन्हें लग रहा है क्या कि भारत की, ठीक है, भारत में अगर आर्थिक विकास चाहिए, ठीक है, अगर बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगानी है, अगर बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगानी, कंपनी लगानी है, औद्योगिक विकास अगर कोई कर सकता है तो वो अंग्रेज कर सकते हैं। ऐसा मानना है किसका, इस शिक्षित वर्ग का। ठीक है, उनका मानना है जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो रही है, ठीक है, बड़े बड़े मशीन आ रहे हैं और उससे बहुत लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो ऐसा कुछ सेटअप अगर भारत में लगाना है तो कौन आता है, मात्र अंग्रेज लगा सकते हैं। ऐसा किसका मानना है, शिक्षित वर्ग का मानना है। ठीक है, उन्हें लग रहा है क्या कि भारत की भलाई इसी में है कि अंग्रेज यहां पर रूल करें, और इसी कारण शिक्षित वर्ग ने इस आंदोलन से दूरी बना के रखी है। ध्यान देना, एक मजदूर की तुलना में शिक्षित वर्ग की जो दृष्टि है इस समय गलत साबित हुई है। शिक्षित वर्ग की दृष्टि, मजदूरों को समझ में आ गया था क्या समझ में आ गया है कि जो अंग्रेज है भारत का शोषण कर रहे हैं। लेकिन शिक्षित वर्ग को इसमें लगा कि भारत की भलाई इसी में है कि अंग्रेज यहां पर रूल करते रहे, और इसी कारण इन्होंने इस युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया है। इन्होंने इस आंदोलन से दूरी बना के रखी है, जो कि इसकी असफलता का एक और कारण है। ठीक है, देखते हैं अगला पॉइंट। कुछ भारतीय शासकों ने अंग्रेजों का साथ दिया है, विद्रोह के पतन के लिए। बताओ भाई, ठीक है, उनमें सबसे फेमस कौन है, ग्वालियर के सिंधिया। कौन है, ग्वालियर के सिंधिया जी। उनके बारे में लॉर्ड कैनिंग खुद लिखता है, साथ ही साथ जो अंग्रेज सेनापति उन सब ने ग्वालियर के सिंधिया जी का उल्लेख किया है। कैनिंग लिखता है क्या, अगर सिंधिया अभी मेरे साथ छोड़ दे तो मुझे अपना बिस्तर तुरंत बांधना पड़ता। ठीक है, अगर अभी सिंधिया साथ छोड़ दे तो उन्हें अपना बिस्तर बांधना पड़ता है, ऐसा लॉर्ड कैनिंग कहता है। ठीक है, साथ ही साथ उनके मंत्री, सिंधिया के मंत्री कौन है, दिनकर राव जी। कौन है, दिनकर राव जी। उनका उल्लेख भी उन्होंने किया कि इन्होंने, दिनकर राव जी ने इस क्रांति के समय अंग्रेजों का भरपूर साथ दिया, और उनके मदद के बिना, दिनकर राव जी के या फिर सिंधिया के मदद के बिना इस आंदोलन को कुचलना आसान नहीं था, इम्पॉसिबल था, क्योंकि उन्होंने उनका साथ दिया है। इसी कारण अंग्रेज सफल रहे इस आंदोलन को कुचलने में। ठीक है, ये क्या है, भारतीय शासकों के कारण यह विद्रोह असफल हुआ है, यह भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। ठीक है, अगला क्या है, राष्ट्रीयता का अभाव। ठीक है, अभी तक जो है भारत के सभी क्षेत्रों में राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय चेतना का अभाव है। हम सब भारतीय हैं, ये जो भावना है मिसिंग है भारतीयों में। उन्हें क्या लग रहा है कि उनका जो राज्य, छोटा राज्य बेटा हुआ भारत, और सभी उसके प्रति ही लॉयल हैं। किसी में यह भावना नहीं कि हम सब भारतीय हैं। ठीक है, आसपास के पड़ोसियों को, एक सबको आपस में मिलाकर एक राष्ट्र होने का जो अनुभव है वो सब ये फील नहीं कर पा रहे हैं। इन सब में क्या है, राष्ट्रीयता का अभाव है, और इसी कारण क्या है, ये सब एकजुट नहीं हो पा रहे, सभी एकजुट नहीं हो रहे हैं, एक मंच साझा नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण क्या है, इनके विद्रोह का पतन आसानी से अंग्रेज करते हैं, क्योंकि एक छोटे क्षेत्र के विद्रोह का पतन करना आसान है। ठीक है, अगर सपोज दैट इमेजिन कीजिए छत्तीसगढ़ के लोग विद्रोह करते हैं, तो सेंट्रल के लिए मान के चलिए कोई बाहर से सेना की, अलग देश की,
और वो हम पे शासन कर रही है। 36 के लोग विद्रोह किए तो उसके विद्रोह को चलना आसान है, लेकिन अगर पूरे भारत के लोग विद्रोह करें तो कुचल पाए क्या? नहीं कुचल पाएगा। वही सेम घटना हो रही है, क्योंकि लोगों में राष्ट्रीयता का अभाव है और इसी कारण लोग अपने अधिकारों के लिए, अपने देश के लिए सचेत नहीं है, और ये इस विद्रोह की असफलता का एक अन्य कारण है। देखते हैं अगला। इस क्रांति के बारे में बोला गया कि यह एक सैनिक विद्रोह है। क्या बोला गया था? यह एक सैनिक विद्रोह है, ऐसा इस क्रांति के बारे में बोला गया था। लेकिन ध्यान देना, कुछ सैनिक जो हैं वो अगेंस्ट में लड़ रहे हैं, अंग्रेजों के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं, जबकि कुछ सैनिकों ने अंग्रेजों का ही साथ दिया। हालांकि सैनिक विद्रोह बोला गया, लेकिन कुछ सैनिक जो हैं भारत की आजादी के लड़ रहे हैं, जबकि कुछ सैनिकों ने खुद अंग्रेजों का साथ दिया। ध्यान देना, जो बंगाल है और मेरठ के सैनिक हैं वो अंग्रेजों के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं, जबकि पंजाब, गोरखा और मद्रास के सैनिक जो अंग्रेजों की आर्मी में है वो अपने भाइयों के खिलाफ ही युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बंगाल और मेरठ के जो भारतीय सैनिक हैं उनके अगेंस्ट में लड़ रहे हैं। कौन? भारतीय सैनिक जो पंजाब के हैं। सॉरी, थोड़ा पावर का इश्यू था, ठीक है, लाइट ऑफ हो गई थी, इस कारण रोकना पड़ा वीडियो मेरे को। स्टार्ट करते हैं। कहां पे आए थे? सैनिक विद्रोह। कहां पे आए थे? सैनिक विद्रोह के बारे में क्या बोल रहा हूं मैं? जब इतिहासकारों ने इस आंदोलन की तहकीकात की तब इन्होंने क्या बोला है? इस विद्रोह को बोला है सैनिक विद्रोह। क्या बोला है? सैनिक विद्रोह कहा है। लेकिन ध्यान देना, सैनिकों ने भी पूरी संपूर्णता से इस विद्रोह में पार्टिसिपेट नहीं किया है। जहां पर बंगाल एवं मेरठ के सैनिक अपनी आजादी के लिए अंग्रेजों के अगेंस्ट में लड़ रहे थे, वहीं पंजाब, गोरखा एवं मद्रास के सैनिकों ने अंग्रेजों की ओर से पार्टिसिपेट किया है। जहां बंगाल एवं मेरठ के सैनिक अंग्रेजों के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं, वहीं पंजाब, गोरखा एवं मद्रास के सैनिकों ने अंग्रेजों की ओर से इस युद्ध में पार्टिसिपेट किया है। इस क्रांति के दमन के लिए, इस क्रांति के पतन के लिए, मतलब अपने ही भारतीय भाइयों के अगेंस्ट में इस युद्ध में लड़ रहे हैं। कौन? पंजाब, गोरखा एवं मद्रास के सैनिक जो कि ब्रिटिश आर्मी में शामिल हैं। ठीक है, और यही क्या है? इस विद्रोह की असफलता का एक अन्य कारण है। ठीक है, राष्ट्रीयता का अभाव अपन पढ़ चुके हैं, राष्ट्रीयता का अभाव अपन कुछ देर पहले ही पढ़ चुके हैं। अब ध्यान देना, जब क्रांति खत्म हो गई, कुछ घटना होती है हमारे यहां भी, तो बोलते हैं आखिरी में कि इस घटना पर मेरे को रिपोर्ट चाहिए। ठीक है, जो मंत्री जी हैं, जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी हैं, बोलते हैं क्या कि इस घटना पर रिपोर्ट चाहिए। ठीक है, वैसे ही इस घटना पर भी रिपोर्ट मांगी गई है। तब जो इतिहासकारों के दो अलग अलग मत हुए। ठीक है, पहला मत क्या मानता है? जो क्रांति थी कैसी थी? सुनियोजित थी, ऐसा मानता है। जो इतिहासकारों का एक वर्ग मानता है क्या है कि जो क्रांति है प्री प्लान्ड है, वेल प्लान्ड थी, सुनियोजित थी। जबकि इतिहासकारों का एक मत इस क्रांति को अनियोजित मानता है क्या कि कोई भी प्रॉपर प्लानिंग इस क्रांति के लिए नहीं की गई थी। जैसे ही मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह आरंभ किया है, ऑटोमेटिकली सभी लोग उस विद्रोह से जुड़ते गए हैं, ऐसा इस वर्ग का मानना है। ध्यान देना, अब जो इतिहासकार सुनियोजित मानते हैं उनका तर्क क्या है? उनका मानना है क्या कि नाना साहब जी, अजीमुल्ला खां जी और रंगाजी बापू, इन तीनों ने बिठूर में बैठकर इस क्रांति की प्लानिंग की है। कौन है? नाना साहब जी, अजीमुल्ला खां जी और रंगाजी बापू, इन तीनों ने बैठकर प्लानिंग की है इस क्रांति की। कहां की है? बिठूर में। और क्रांति के लिए एक डेट डिसाइड किया। कौन सा? 31 मई 1857 का डेट डिसाइड किया कि इस दिन अपन क्रांति स्टार्ट करेंगे। लेकिन मेरठ के सैनिकों ने इससे पहले ही विद्रोह आरंभ कर दिया है। ठीक है, उनके द्वारा एक पॉइंट और दिया गया है, जो इतिहासकारों का मत है, मानते हैं सुनियोजित है, उनके द्वारा एक तर्क और दिया गया है क्या कि इस क्रांति को जन जन तक पहुंचाने के लिए रोटी एवं कमल के फूल का प्रयोग किया गया है। रोटी एवं कमल के फूल को प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया था। ठीक है, ये इनका दूसरा तर्क है। क्या बोला जा रहा है कि आम जनता को तथा सैनिकों को इस क्रांति की खबर देने के लिए या उनको आगाह करने के लिए रोटी एवं कमल के फूल का प्रयोग किया गया है। साधुओं के माध्यम से,
फकीरों के माध्यम से घर घर क्या पहुंचाई गई, घर घर क्या पहुंचाई गई है, रोटी पहुंचाई गई है और लोगों को आगाह किया गया है, उन्हें बताया गया कि क्रांति होने वाली है, आप सब की जरूरत है, आप सब पार्टिसिपेट करना। ऐसा उनका मानना है कि गांव गांव में रोटी पहुंचाई गई है इस विद्रोह के प्रतीक के रूप में कि आप सबको पार्टिसिपेट करना है। वहीं सैनिकों के पास क्या पहुंचाया गया है, कमल का फूल। क्या दिया गया है उन्हें, कमल का फूल पहुंचाया गया है। इस युद्ध के बारे में बताया कि अपन क्रांति करने वाले हैं, आपको इस क्रांति में पार्टिसिपेट करना है। सैनिकों को आगाह करने के लिए इस कमल के फूल का प्रयोग किया गया था। ठीक है, मैसेज देने के लिए कमल के फूल का प्रयोग किया गया था। एक व्यक्ति है, नाम क्या है, गिलबर्ट हेडो। नाम क्या है, गिलबर्ट हेडो। उन्होंने 1857 की क्रांति को बोला है क्या, चपाती आंदोलन। क्या बोला है, चपाती आंदोलन कहा है। किसने बोला है, गिलबर्ट हेडो ने कहा है, क्योंकि इस क्रांति के प्रचार प्रसार के लिए रोटी का प्रयोग किया गया था। इसी कारण गिलबर्ट हेडो ने इस आंदोलन को बोला क्या, चपाती आंदोलन कहा है। ठीक है, ध्यान देना। इस अजीमुल्ला खाजी ने इस क्रांति के दौरान झंडा गीत की रचना की है। किसने की है, अजीमुल्ला खाजी ने इस क्रांति के दौरान झंडा गीत की रचना की थी, भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने के लिए। अजीमुल्ला खाजी ने झंडा गीत की रचना की थी, हम है इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, ठीक है, कौम पाक वतन है, कौम का जन्नत से ही पैरा, ऐसा कुछ लाइन था उसका। किसने की है, अजीमुल्ला खाजी ने की है। किसकी रचना की है, झंडा गीत की रचना की थी, ताकि भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो सके। किसने की है, अजीमुल्ला खाजी ने की थी। ठीक है, ध्यान देना। अब जो इतिहासकारों का दूसरा वर्ग है, क्या मानता है, ये जो आंदोलन है कैसा था, अनियोजित था, कोई भी प्लानिंग इसके लिए नहीं की गई थी। इतिहासकारों का एक अलग मत है, दूसरे इतिहासकार हैं, ठीक है, उनके द्वारा क्या बोला गया कि ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं है तो इस बात को प्रूफ कर सके कि सैनिकों को और लोगों को रोटी और कमल का फूल दिया गया। ये बात प्रूफ कर सके, ऐसा कोई भी अभी एविडेंस नहीं है, ऐसा इन्होंने बोला है। ठीक है, अभी तक कोई भी एविडेंस नहीं है, इसका एविडेंस मिला ही नहीं है। ठीक है, और इनके द्वारा बोल दिया, क्या सबूत है, क्या नहीं है, मतलब अनियोजित है, नहीं है मतलब अनियोजित है, ऐसा इन इतिहासकारों के द्वारा, इन व्यक्तियों के द्वारा बोला गया है। क्या कि जो ये क्रांति थी वो स्वतः स्फूर्त थी, मतलब ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया जैसे ही मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह किया है। ठीक है, इसके लिए कोई भी प्लानिंग नहीं की गई थी, ऐसा उनका मानना है। ठीक है, खत्म होता है क्या, 1857 की क्रांति अब आपका समाप्त होता है। एक क्वेश्चन आप लोग लिख के लाएंगे कि इस विद्रोह के दूरगामी परिणाम क्या हुए। लिखिए क्वेश्चन, 4 मार्क्स में लिखिए क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के परिणामों पर, 1857 की क्रांति के परिणामों पर चर्चा कीजिए 4 मार्क्स में। ठीक है, चर्चा कीजिए 4 मार्क्स में। ठीक है, अब जो मत है ना, जो बोला हूं, अलग अलग लोग टिप्पणी भी की है, अलग अलग लोगों ने टिप्पणी भी की इस क्रांति के बारे में, उसके बारे में मैं नोट्स में भेज दूंगा। ठीक है, अभी कुछ दिनों से नोट्स नहीं भेज पा रहा था मैं, इसके लिए सॉरी, लेकिन आज से आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाएगा, जो पुराना छूटा हुआ वो भी, और आज जो मैं पढ़ाया हूं वो भी, पूरा नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा। क्लियर है इस बारे में, आप लोग ये होमवर्क करके लाना। ठीक है, थैंक यू क्लास।